अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप अ, खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हमें आपसे एंगर मैनेजमेंट पर बात करनी थी, यानी कि इंसान को गुस्सा कब आता है, क्यों आता है, और फिर उसके हम क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने अंदर गुस्सा जो आता है उसको कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस तरफ से शुरू करना चाहूँगा कि कितना अहम है कि इंसान इमोशंस पर बात करे, इमोशंस के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सीखे और उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश करे। कितना अहम हो जाता है कि इंसान ये चेक रखे कि उसके इमोशंस उसके ऊपर क्या असर डाल रहे हैं। बहुत अहम है जी। इतना ज़्यादा अहम है कि इंसान उसके आगे बेबस महसूस करने लग पड़ता है। जिस वक्त आपको ये एहसास ना हो, ये एक पूरे की पूरी कई दफ़ा नए लोग जब आते हैं और उनसे बात हो रही होती है, तो वो इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं एज इफ समथिंग एक्सटर्नल इज हैपनिंग। बाहर से कुछ हो रहा है जो कि उनकी ज़ात पर असर डाल रहा है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो हेल्पलेसनेस जो है ना, डिसम्पावरमेंट, वो चीज़ पैदा हो जाती है इंसान में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट सबसे पहले ये रिकग्नाइज करना कि इमोशंस असल में हमारी अपनी कंस्ट्रक्शंस की पैदावार होती हैं। यानी हम जिस तरह से सिचुएशंस को परसीव कर रहे होते हैं, हम जिस तरह से उनको समझ रहे होते हैं, उसके नतीजे में हमारे अंदर इमोशंस पैदा होती है, ना कि कोई बाहर की चीज़ होती है। यानी ऐसा नहीं होता कि कोई बाहर कोई वाक़या हुआ है और वो अब सब पर एक ही असर डालेगा। ठीक है जी। इट इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग, जो कि मेरे साथ जिस तरह से मैं उसको परसीव कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं उसको अपने अंदर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ उस सिचुएशन को, उसके नतीजे में ये इमोशंस जो हैं ये पैदा होती हैं। अब अगर वो मेरी कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो किसी हिंड्रेंस का शिकार हैं, किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, इफ़ आई एम नॉट, फॉर इंस्टेंस मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मैं एक स्ट्रेस्ड डे में या एक लेट्स से ट्रैफिक जैम में फंस गया हूँ और मुझे किसी जगह पे पहुंचना है टाइम पे, और मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूँ, तो इस सूरत में क्या होगा कि मुझे मेरे अंदर स्ट्रेस डेवलप होने लग पड़ेगा। ये जो स्ट्रेस है, ये अगर मुझे अब इसके बाद अगला कोई वाक़या हो जाए और उसके बाद एक और कोई वाक़या हो जाए जिससे कि वो मज़ीद स्ट्रेस में इजाफा करता चला जाए, तो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली इज़ दैट आई विल ब्लर्ट आउट। और मुझे, अगर मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी किया हुआ है, रेगुलेट किया हुआ है इसको, या कंट्रोल किया हुआ है, कंट्रोल इज़ अ बेटर वर्ड ओवर हियर, रेगुलेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मैंने उसको कंट्रोल किया हुआ है, सप्रेस की हुई है अपनी इमोशन, तो होगा क्या कि आपको, आप जिधर पहुंचे हैं उधर किसी ने छोटा सा मजाक कर दिया तो आप ब्लर्ट आउट कर जाएंगे। यानी यू 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 प्रॉब्ली लूज इट ऑल। तो वो जो पीछे से एक सप्रेस्ड करके एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, वो एक टाइम आएगा कि फट जाएगा। तो वी नीड टू बी अवेयर दैट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस। हमारे अंदर जो कुछ लावा बन रहा है, उसको इससे पहले कि वो फट पड़े, हमें उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। और जाहिर है कि ये लावा जो है, ये अल्लाह ताला ने असल में तो हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए रखा हुआ है, ताकि हम उससे फ़ायदा उठाकर अपने मामलात को ठीक कर लें। यानी, लेकिन चूंकि हम इसको बहुत ज़्यादा, इस पर अवेयरनेस नहीं डेवलप करते बचपन से, या हम उसके वर्ड्स नहीं बताते, तो उसके नतीजे में जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो बड़ा वेग रहता है। एंड वी जनरली टेंड टू हैव अ वेरी डिसम्पावर्ड कॉन्सेप्ट अबाउट इमोशंस, कि ये तो है ही। अब मतलब मैं गुस्से वाला आदमी हूँ, क्या करूँ, मैं बचपन से इसी तरह ही हूँ। तो इसका मतलब है कि अब मैं गुस्से का तो मैंने आउट कर दिया, या मैं जज्बाती हूँ, या मैं किसी चीज़ के बारे में सेंसिटिव हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये मेरे लिए गिवन है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जबकि ये असल में मेरी कंस्ट्रक्शन है। इस चीज़ को मुझे समझना है। और अगर मैं इस चीज़ को समझ लेता हूँ, तो फिर मैं उसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। वी कांट डू सम, मैं मौसम के बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अच्छे और बुरे मौसम में किस तरह से मामला करना है, और अच्छा और बुरा मौसम होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो ये मेरी कंस्ट्रक्शन है। एंगर होता क्या है? बेसिकली है तो ये इमोशन, लेकिन अगर इसके आप हमें डेफिनेशन करके बता सके कि गुस्सा है क्या, और क्या इसकी एग्जिस्टेंस ही बुनियाद से गलत है या नहीं। इसकी एग्जिस्टेंस तो इंसान में मौजूद रहेगी, लेकिन उसको कंट्रोल करना या उसका यूज, उसका इफादियत बता देता है कि कैसी होगा ये एंगर। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में हम देखे हैं कि इंसान को गैरत आ रही होती है तो तब भी गुस्सा आ रहा होता है, या फिर इसका डिफरेंट, यानी कि कब वो हमारा दोस्त बनेगा और कब हमारा वो दुश्मन बनेगा। देखिए, जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि
बेसिकली एंगर को पहले डिफाइन कर लेते हैं। यानी एंगर इज कि मेरी जो पर्सनल बाउंड्री है वो टूटी है, जिसके नतीजे में कोई बेसिक इमोशन कोई और पैदा हुई है। ये ज़हन में रखें आप। यानी वो जो बेसिक इमोशन पैदा हुई है बिकॉज ऑफ माई ईगो, बिकॉज ऑफ माई प्राइड, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। ठीक है, यानी फॉर इंस्टेंस आपने लोगों के सामने मेरे साथ ऐसे मामला किया कि मुझे महसूस हुआ कि आपने मुझे रुस्वा कर दिया, यू हैव शेम्ड मी, एम्बेरस्ड मी। अब मैं, और वो हकीकत भी है, मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। अब ये जो मेरे अंदर शेम और एम्बैरेसमेंट का एलिमेंट पैदा हो रहा है, ये ये कन्वर्ट होता है इनटू एंगर। यानी मेरी एक बाउंड्री टूटी है जिसके नतीजे में मेरे अंदर शेम या एम्बैरेसमेंट या हर्ट ये पैदा हुई है। और वो जो हर्ट है या शेम है या एम्बैरेसमेंट है, वो मैं बता नहीं सकता। अगर मैं ये बता सकूं, मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा अपना ईगो को ज़रा उसकी सही जगह पे रखूं और मैं ये बता दूं कि यार ये मेरे लिए कुछ एम्बैरेसिंग बात हो गई थी, तो मैं उसको उसके अंदर बजाय इसके कि उसको ठीक कर लूं या उसको एड्रेस कर लूं, आई आई सप्रेस दैट। और मैं एक बड़ा अच्छा शक्ल बना के एक प्रेजेंटेबल सूरत में रखता हूँ, लेकिन अंदर इमोशन सप्रेस्ड होती है। मेरी बाउंड्री टूटी है। ठीक है, वो बाउंड्री जो है वो मेरी मेरी सोशल कंस्ट्रक्शन से पैदा हुई हुई बाउंड्री है। वो कोई मेरी कोई उसूलों की बाउंड्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे आपने आपने किसी कोई झूठ बोला है, आप मेरे दोस्त हैं, तो मुझे इस पर नहीं गुस्सा चढ़ेगा। ठीक है, यानी बाउंड्री वो भी टूट रही है। यू आर माई फ्रेंड एंड आई नीड टू बी लॉयल टू यू। ये जो वैल्यू बेस्ड एंगर हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि हम उसको चूंकि अपनी ज़ात से रिलेट करते हैं, तो देर इज सम अदर इमोशन विच हैज़ बीन ट्रिगर्ड, और वो इमोशन एक्सप्रेस नहीं हो रही। वो जो बाउंड्री टूटी है, अब मैं उसको सेफ गार्ड करने के लिए मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है कि मैं आई गेट एंग्री, बस फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड। ये जो रेज में पैदा हो, ये जो अल्फाज हैं सारे, ये असल में उसकी मुख्तलिफ डिग्रीज है जो कि आपको बयान करेंगे कि मैं, अगर वो कम है तो वो मेरी इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन में डेवलप हो जाएगी। अगर मैं बार बार आपको ये समझा चुका हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर भी हो रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेशन की डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगी। तो ये बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि मेरी अंदर जो मेरी बनाई हुई बाउंड्रीज हैं वो सोशल भी हो सकती हैं, वो प्रिंसिपल्ड भी हो सकती हैं, वो मॉरल भी हो सकती हैं, वो वैल्यू बेस्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, उनको जिस वक्त आप इन्फ्रिंज करते हैं, तो उससे मेरे अंदर जो ट्रिगर होती है इमोशन, वो एंगर है। इट्स अ नेचुरल थिंग, यानी ऐसा होना चाहिए। किसी को भी उसकी बाउंड्रीज जो हैं उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि टूटे। लेकिन ये कि जब वो कंस्ट्रक्टेड बाउंड्रीज होंगी, जब मिसाल के तौर पर एक ही बात जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये टोटली एक कंस्ट्रक्टेड चीज़ है। मेरे अंदर ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये एक सोशल चीज़ है। उसके अंदर से मैं अखज़ करता हूँ कि यहाँ पर ये ठीक नहीं हुआ, और दूसरी जगह पे वही चीज़ होती है और ठीक हो जाता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ लोगों को कि बचपन का कोई दोस्त मिला है और उसने बात, जिस तरह से आप बचपन में बात किया करते थे उस तरह से बात करते हुए गालम गलोच भी हो गई है, और वो गालम गलोच कोई गुस्सा भी नहीं चढ़ाएगी, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द फन कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव विद आवर फ्रेंड्स। लेकिन अगर यही चीज़ किसी सड़क पे चलते हुए किसी आदमी के साथ हो गई है, तो वो कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि जिसमें एक्सेप्टेबल नहीं रही, दिस विल ट्रिगर दैट। तो ये एक जो आपके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अंदर, आपके जो अंदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जिस तरह आपका इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है कि अगर आपके ऊपर, जिस्म के ऊपर अटैक हो गया है बाहर से वायरस का या बैक्टीरिया का, तो उसके खिलाफ एक वो सफबंदी कर लेता है। इसी तरह आपका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म साइकोलॉजिकल भी है। इमोशंस ये जो हैं, ये बेसिकली उस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का हिस्सा है। ये कहना दुरुस्त होगा कि एंगर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिसमें इंसान फिर जो बाहर उसको रियलिटी उसके मुताबिक नहीं लग रही उसकी तरफ से फिर एक डेस्परेट एफर्ट होती है कि वो चीज़ों को कंट्रोल में ले। राइट, राइट, एक चीज़, और वो ख़ास तौर पे ये उस लिहाज लिहाज से होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये फ्यूचर ओरिएंटेड कर दें आप कि मुझे परेशानी है कि ऐसा नहीं हो जाएगा, तो ये एंग्जाइटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको पास्ट ओरिएंटेड कर दें, तो ये आपका रिग्रेट में या सैडनेस में चेंज हो जाएगा।
एंगर इज एन इमोशन विच हैपन्स इन द प्रेजेंट। ये है जो बात है, यानी जनरली इट हैपन इन द प्रेजेंट। लेकिन हो क्या रहा है कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग इन द पास्ट जिसमें कि आपकी बाउंड्रीज इन्फ्रिंज हुई हैं, तो वो एंगर कैन बी रिलेटेड टू द पास्ट बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग अबाउट इट। अदरवाइज इट्स अ वेरी प्रेजेंट ओरिएंटेड थिंग कि अभी कुछ हुआ है तो उसके नतीजे में मुझे गुस्सा चढ़ सकता है। तो एंगर इज अपनी बाउंड्रीज की प्रोटेक्शन इन द प्रेजेंट। ये तो हमने बात कर ली एंगर पे और उसके बेसिक उसकी डेफिनेशन और वो इंसान के अंदर क्या उसकी एग्जिस्टेंस है। बुनियादी तौर पे वो दूसरे जो उसके इमोशंस है उसके रिएक्शन में पैदा होता है और उसके एज ए हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करता है। ये क्लियर हो गया हमें बात। अब हम मैं चाहूंगा कि हम इसकी रेगुलेशन पे भी थोड़ी सी बात करें। क्या एंगर को कंप्लीटली सप्रेस्ड आउट रखना चाहिए? कितना तनासुक होना चाहिए इसका इंसान की जिंदगी में? क्या इसके बारे में इंसान को इंटेलिजेंस इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, एंगर जिस एंगर इनफैक्ट ऑल इमोशंस ये हमारे अंदर जो पैदा होती हैं, ये ऐसा लगता है कि ये कोई हमारी लर्नड बिहेवियर्स नहीं है। इमोशंस तो हमारे अंदर ये पोटेंशियल्स हैं कि हमारे अंदर ये होंगी। एंड वी विल एक्चुअली जिस तरह से हम चीज़ें परसीव कर रहे हैं, उन परसेप्शंस के नतीजे में वो इमोशंस ने ट्रिगर होना है। असल चीज़ जो है, जो देखने की है, मेरा ख्याल है वो ये है कि हम ठीक वजह से अगर इफ़ वी फील एंग्री, और अल्लाह ताला ने जिस तरह से जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है वो हमें भी ना पसंद आए, और जो चीज़ हमने सोशल रियलिटी के तौर पर कबूल की हुई है उसके बारे में हम थोड़ी सी अवेयरनेस डेवलप कर लें कि ठीक है ऐसा भी होता है। देखिए, आप दो इलाकों से जब लोग मिलते हैं ना, व्हेन वी आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, तो हमारी नॉर्म्स डिफरेंट होती हैं। हम एक चीज़ जो है वो आपके लिए हो सकता है इंसल्टिंग हो जाए, और एक दूसरे आदमी के लिए मैं अपने किसी बचपन के दोस्त से मिलता हूँ और वो जिस तरह से मेरे से बात करता है, अगर कोई नया आदमी बात करे तो वो इंसल्टिंग महसूस कर हो सकता है मुझे। ये जो एस्पेक्ट है कि ये सिर्फ कॉन्टेक्चुअल है बात, ये बेसिकली इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि ये कोई उसूल नहीं है मेरी ज़िंदगी में। यानी इट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल इन माई लाइफ विच इज़ मेकिंग मी एंग्री। आपके प्रिंसिपल्स की वजह से जिधर आपको आपके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो, गुस्सा पैदा हो, वो एक अच्छी चीज़ है। कितना तनासब होना चाहिए, दैट इज डिफिकल्ट टू से। आई मीन आप ज़िंदगी में जनरली कितना प्रिंसिपल सेंटर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके नतीजे में वो उसका तनासब भी बढ़ जाएगा। यानी जब जब मैं किसी चीज़ के बारे में गुस्सा करूं और ये मुझे समझ में आए कि ये गुस्सा मेरी ज़ात से रिलेटेड है, सच नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक असल में जो उसूल हैं मेरी ज़िंदगी के, उनसे रिलेटेड है, या मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें वैल्यूज़ की हैसियत रखती हैं उनसे रिलेटेड है, तो उसके नतीजे में आई थिंक दैट विल बी अ मोर स्टेबल एंगर एंड अ मोर बेनिफिशियल एंगर। लेकिन मैं आई गिव यू एन एग्जांपल। किसी ने एक अननोन खबर के नतीजे में आपके अंदर ये एंगर डेवलप हो गया कि किसी आदमी ने किसी दूसरे के साथ ज्यादती कर दी है, तो ये एक अच्छा एंगर है। दिस इज समथिंग विच शुड हैपन। यानी हमें इसके बारे में और इसको हमें रेगुलेट करके आगे सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए ताकि लोग इस तरह ना कर सकें। व्हाट इज मिसिंग इन आवर सोसाइटी। ठीक है, ये बात कि इसने इसने ये जो इकदाम किया है, इससे मेरा नुकसान हो गया है। ये जो एंगर है, इट इज़ अ पर्सनलाइज्ड एंगर। एंड आई थिंक ये इसका ताल्लुक, जनरली स्पीकिंग, इट विल बी सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो कि हर हाल में ऐसा नहीं कि लाजमन आपके अंदर भी पैदा हो। एक सूरत में पैदा हो सकता है और दूसरी सूरत में हो सकता है ना हो। इसमें कितना अहम हो जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी में कुछ चीजें लेआउट कर ले अपने सामने और देखे कि क्या कौन कौन सी जगह हैं जिन पर मैं ज्यादा एंग्री होता हूँ, गुस्सा मुझे ज्यादा आता है, और अपने उन सारे ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई जितना जल्द हो सके कर ले। ये तो बहुत ज़रूरी है, बट दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट मैनेजमेंट थिंग। यानी एक तो ये ना कि हम गुस्से को समझ लें। अब अगला स्टेप ये है कि हम फिर उसके बारे में उसको, यानी एक डिसएडवांटेज में अपने आप को डालने वाली जगह पे ना आ जाए। ठीक है। यानी ये जो एस्पेक्ट है, इसको सामने रखते हुए हमने असल में उसको अब मैनेज करना है। ये जो बात है कि मैं किस किस चीज़ के बारे में एंग्री हो जाता हूँ, इट विल एक्चुअली फॉल अंडर दैट कैटेगरी, कि मैं इसके बारे में अब अवेयरनेस डेवलप करने लग पड़ूँ। सबसे पहली चीज़ ये बात कि एंगर होता क्या है, और नंबर दो ये कि अब मैंने उसके बारे में करना क्या है। ठीक है जी। नाउ दीज आर टू थिंग्स दैट अगर उसमें पहली बात हो गई है तो फिर ये बिल्कुल ठीक है कि टू बी एबल टू डू समथिंग अबाउट योर एंगर, आपको असल में उसके उससे अवेयरनेस डेवलप करनी होगी कि मैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है मुझे।
क्या मुश्किल हुई है जिसकी वजह से मैं इस गुस्से में आ गया हूँ? मैंने किस तरह से इस सिचुएशन को इंटरप्रेट किया है? मैं इसको कैसे देख रहा हूँ? एक आदमी ने ऊंचा बात की है और मैंने उसको समझा है कि ये इंसल्ट है। इंसल्ट इज समथिंग विच रिलेट्स टू टू थिंग्स क्लियरली, एक मेरी ईगो और एक मेरी सोशल रियलिटी। ठीक है, ये मेरे सोशल कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट के खिलाफ किया है इसने बात। ये मेरी आइडेंटिटी, मेरी साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी को चैलेंज कर दिया है इसने। ठीक है, ये जिस वक्त मैं अपने आप को इस वीकनेस की जगह पे खड़ा करता हूं तो फिर असल प्रॉब्लम उधर है। यानी मैं थोड़ा सा अपने अंदर ह्यूमिलिटी पैदा करूं, कोई नहीं, ठीक है, इंसान बोल देता है, ऊंच नीच हो जाती है। मुझे नहीं मालूम वो किस जगह पे खड़ा था, मुझे नहीं मालूम उसके इस वक्त ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, वो कितने स्ट्रेस से निकला है अभी। आज ही के दिन उसका दिन कितना स्ट्रेसफुल गुजर रहा है, आई डोंट नो। तो एक आदमी रिएक्ट कर सकता है, मुझे खाम खा उसके उसके बदले में उसी तरह से रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? आई कैन टेक होल्ड ऑफ दैट इफ आई वांट। मैं अगर थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस जगह पे खड़ा कर लूं कि मैंने ये समझना है कि मेरे अंदर ये फीलिंग क्यों पैदा हो रही है, तो मैं उसको फिर बेहतर भी कर सकता हूँ। आपने अभी एक लफ्ज यूज किया कि ह्यूमिलिटी के साथ जरा काम ले, तो फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि एरोगेंस और एंगर का आपस में एक अच्छा खासा कनेक्शन है? आई थिंक सो जी, आई टोटली एग्री विद दैट। यानी ये बात कि जिस वक्त मेरी सोशल रियलिटी में जिस वक्त भी एंगर जो है वो एम्बेरसमेंट से पैदा हो या शेम से पैदा होगा, तो वो असल में आपकी ईगो की पुकार होगी बेसिकली। यानी वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट कि इंसान के अंदर एरोगेंस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ईगोइस्टिक आदमी जो है ना, उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी। आप उससे इख्तलाफ करेंगे तो उस इख्तलाफ में डिफेंसिव हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। ठीक है, वो आपको घर पहुंचाने की कोशिश करेगा फिर उसके नतीजे में। ये जो एस्पेक्ट है ये असल में उसकी ईगो चैलेंज हो गई। उसकी ईगो क्या चीज़ है? यानी मेरे अंदर का कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने अपनी आइडेंटिटी समझा हुआ है। वो जब किसी ने चैलेंज किया है, मेरा एक साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी है, वो आपने चैलेंज कर दी है, उसको खतरे में डाल दिया है। अब मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको सबक सिखाने की कोशिश करूंगा, ऐसी की तैसी। क्या क्या कर रहे हैं आप? इसको बताने की कोशिश करूंगा, दिस इज हाउ थिंग्स हैपन ओवर हियर। एक जो चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है वो ये होता है कि इंसान बाहर तो बड़े अच्छे तरीके से ये इन सारी चीज़ों पे चेक रखता है कि लोगों के साथ मेल जोल में कि उसके इमोशंस कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, लेकिन जब वो घर के अंदर एंटर होता है तो वो कम्प्लीटली एक ऐसा लगता है डिफरेंट पर्सनैलिटी है जो सामने आ रही है। वो इन चीज़ों के उसके कहते हैं सारे गार्ड्स उठ जाते हैं, तो ऑफ गार्ड हो जाता है जितने भी उसने चेक्स लगाए होते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि इंसान घर में ज़रा ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं जो अपने बीवी बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बाहर वो ऐसे नहीं होते, तो ये जो चेक्स उठ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमें कोई इंप्रेशन नहीं देने होते। ये जिन लोगों के साथ अब हम रहते हैं, ये हमें अंदर बाहर से जानते हैं आमतौर पर। और हम ये समझते हैं, अपने अंदर का एक्सक्यूज़ हमारा ये होता है कि ज़िंदगी में कहीं पे तो आदमी को रिलैक्स भी करना चाहिए ना। ये ज़िंदगी रिलैक्सेशन की जगह नहीं है असल में। आपको अगर ठीक करना है तो अल्लाह के लिए ठीक करना है, लोगों के लिए नहीं ठीक करना अपने आप को। और अगर अल्लाह के लिए ठीक करना है तो फिर एक होलिस्टिक आपका चेंज आएगा। वो जो होलिस्टिक चेंज है, अगर ये वो आपका होलिस्टिक चेंज नहीं है, अगर आपने अपनी जो एंगर मैनेजमेंट है, या मिसाल के तौर पर अपने गुस्से को, जिधर आप गलत गुस्सा जाहिर कर देते हैं, उसको ठीक रखा हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि लोगों के सामने मेरा वो मास्क प्रेजेंट होता रहे कि आई एम अ डिसेंट गाय, यू कैन टॉक टू मी। ये जो एस्पेक्ट है, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। और शायद कुछ हद तक हम खुद भी ऐसे ही होते हैं। यानी वी आर डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एज कंपेयर टू आवर ओन पीपल। तो इसको ये समझना है कि अगर आपने अच्छा होना है तो ये अच्छा होना एक होलिस्टिकली अच्छा होना है। ये ऐसा नहीं हो सकता फिर कि असल में आप ये समझ लें कि मेरी ज़ात, मैं असल में वो हूँ जो मेरे घर वालों के सामने हूँ। मैं बाहर जो कुछ भी हूँ, पीपल के 2 घंटे के लिए, घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए भी मैं एक डिफरेंट मास्क पहन सकता हूँ। लेकिन जितना बड़ा वो मास्क होगा, इसको याद रखिएगा, कि जितना बड़ा वो मास्क होगा, जितने प्रोलॉन्ग्ड मास्क होगा जिसको मुझे पहनना पड़ेगा, मैं उतनी ही ज़्यादा डुप्लिसिटी का शिकार हो जाऊंगा और उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से मेरे घर में एंगर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स होंगे। यानी ये दिस इज इट हैज़ अ कोरिलेशन। मैंने अगर अपने आप को वो प्रेजेंट किया हुआ है जो मैं असल में नहीं हूँ। देखिए, दो ही सूरतें हो सकती है ना, गैप बनाना है। जो गैप है मेरी रियलिटी में और मेरी सोशल प्रेजेंटेशन में, वो जो गैप है अगर मैंने उसको ज़्यादा रखा हुआ है और वो दिन में ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड रहता है, तो मैं जब घर वापस आऊँगा तो आई विल बी टोटली वर्कड अप।
ठीक है, इसलिए कि मैंने वो 6-8 घंटे गुजारे हैं उस मास्क को पहन के। तो अब मास्क पहन के देखें, जो जो मास्क होते हैं, तो सांस लेने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है। तो यू गेट स्ट्रेस्ड आउट। इसके नतीजे में जिस वक्त आप रिलैक्स होते हैं, तो वो सारा जो लावा अंदर उबल रहा होता है, वो घर वालों पे निकलना शुरू हो जाता है। तो ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप असल में वो नहीं है जो दुनिया को पोर्ट्रे कर रहे हैं। और अगर वो नहीं है, तो फिर आपके अंदर स्ट्रेसेस का इजाफा होगा, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके घर वालों के ऊपर ये मसाइल टूटेंगे। ये लाजमन होगा। ये उस पूरे मैकेनिज्म का हिस्सा है, उसकी लॉजिकल क्रॉलरी है, ये लाजमन हो जाएगा। ये बड़े अहम पॉइंट की तरफ सर आपने निशानदेही की है कि जो दोनों आपकी पर्सनैलिटी है, जो एक बाहर आपने रखी हुई है और जो घर में है, उन दोनों में डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, वरना आपकी शख्सियत तजादात की शख्सियत होगी। डुप्लिसिटस होगी, मुनाफकत होगी ये। यानी आप दुनिया के सामने क्यों करते हैं ये? वाई डू यू डू इट? वो बेनिफिट्स है ना आपके, और कुछ नहीं तो कम से कम रेपुटेशन ही का बेनिफिट है। ये जो रेपुटेशन का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसके नतीजे में आप दूसरों के सामने एक दूसरी शक्ल दिखा रही हैं, जो हकीकत से कि ऐन मुताबिक नहीं है। एंड इफ इट इज नॉट लाइक दैट, तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए यू विल बी वर्किंग वेरी हार्ड। और ये जो हमारे दिमाग के अंदर ही से इमोशंस निकल रही हैं, ठीक है जी, हमारे दिमाग की एक हर चीज के लेने की एक एक थ्रेशोल्ड है हमारा। वो थ्रेशोल्ड आराम से नहीं बढ़ाया जाता। इट इट टेक्स टाइम। आपने अगर उस थ्रेशोल्ड को बेहतर करना है, तो फिर उसके नतीजे में आपको काफी टाइम और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उस थ्रेशोल्ड तक बात पहुंच गई जिस दिन, आपने कई दफा ये देखा होगा कि ऐसा होता है कि जैसे आपको 3-4 वाकयात हो गए, आपने उस पर अपने ऊपर बड़ा जबर कर लिया, कंट्रोल कर लिया, एंगर को रोक लिया, और फिर एक छोटा सा कोई वाकया हो गया किसी बच्चे के साथ, या किसी बड़े के साथ, या किसी हम उम्र के साथ ही, या अपनी अपनी बेगम के साथ, या अपने बच्चों के साथ कोई छोटा सा वाकया हो गया, और उस पर आपका सारा लावा निकल गया। ये क्यों? इसलिए क्योंकि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई बात, और मजीद कंट्रोल नहीं हो पाया। तो जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपकी एंगर मैनेजमेंट खराब होगी। यानी इमोशंस की इनको आप अनप्लेजेंट इमोशंस कहें। अनप्लेजेंट इमोशंस की एक लिमिट है जिस तक आप उनको ले सकते हैं। आप थके हुए हैं, आपने ये देखा होगा, ये रमज़ान आ रहा है, कि हम भूखे होते हैं जब, और प्यास लगी हुई होती है, और उसके ऊपर हमने काबू पाया होता है, तो ये एक नौयत का मुझे अपने जिस्म को स्ट्रेस देना पड़ रहा है। और इसका नतीजा ये निकलता है, ज़रा सा कोई ड्राइवर इधर से उधर होता है और सड़क पे मैं लड़ाई करने के खड़ा हो जाता हूँ। वाई डज दिस हैपन? इसलिए कि वो थ्रेशोल्ड मेरा मीट हुआ हुआ है, ख़त्म हुआ हुआ है, जिधर तक पहुंच सकता है उस लिमिट पे पहुंचा हुआ है। मैंने अपनी भूख प्यास से उसको रोका हुआ है, उस स्ट्रेस में मुब्तला हूं मैं। बिल्कुल ऐसे ही, वो जो नेचुरल आपकी आपकी जो इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्सेज हैं, वो आपने सारा दिन रोके हुए हैं। अंदर से आप कह रहे हैं, यार क्या गधे लोग आ रहे हैं, सारा दिन मेरा टाइम ज़ाया करते हैं। बाहर से आप उनको सर सर कह रहे हैं। ठीक है, ये है जो अंदर और बाहर का तजाद है। इसके इसके नतीजे में आपके अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो रहा है। वंस यू लीव दैट प्लेस, गो होम, टेक ऑफ दिस मास्क, इसके बाद जो सब कुछ निकलेगा, वो सारे दिन की वो गालियां हैं कि जो आपने अंदर संभाल के रखी हुई हैं। पैदा उधर हुई हैं, लेकिन निकलेंगे इधर। यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी इंसान ये समझता है कि मैं किधर अपना गुस्सा जाहिर कर सकता हूँ और किधर नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी तरह से समझता है। इसमें आपने हम अभी रिलेशंस की ही बात करें, तो इसमें मैं मुझे ये भी पॉइंट आ गया जहन में, तो मैं ये क्लियर करवाना चाहूंगा कि यूजली ये देखा जाता है कि जो शख्स ज्यादा गुस्सा करता है वो एक ऐसे शख्स का बेटा होता है जिसको ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और फिर उन शख्सियत को भी देखा जाए तो वो भी एक ऐसे शख्स के बेटे होते हैं जिनको ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो ऐसा लग रहा है कि विशियस साइकिल और जनरेशनल साइकिल चल रहा होता है। तो कितना अहम है कि कोई एक इस पूरी चेन में से कोई एक इंसान उठे और वो इस बात का फैसला करे कि मैं इस जनरेशनल कर्स को ब्रेक करूंगा। क्योंकि बहुत सी चीजें जो एक पेरेंट्स के थ्रू इंसान के अंदर आ रही होती हैं, तो फिर वो एक शौरी तौर पे फैसला करे कि जो हालात मुझे मैसर आए थे, मैं उससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ इंसान बनकर आऊंगा सामने, ताकि ये आगे चीज मजीद कंटिन्यू ना हो। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो आपने बात फरमाई है, ज़ाहिर है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने गुस्से वाले पेरेंट्स के साथ अपनी आंख खोली है, तो उसमें ज़्यादा बड़ा चांस है कि हम उन्हीं रिस्पॉन्सेज को, जिस तरह हम उनकी लैंग्वेज सीखते हैं, हम उनके रिस्पॉन्सेज भी सीख रहे होते हैं।
हमारे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। ये नेचुरल हमारा जो असिमिलेशन का प्रोसेस है उसमें हम ये अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। लेकिन ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये, कि आपको ऐसे ही गुस्से वाले पेरेंट्स के की औलाद में अगर चार बच्चे हैं, उनके तो चारों मुख्तलिफ नज़र आते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप उनमें अब फ़र्क नहीं कर सकते कि बिल्कुल एक जैसे बन गए, क्योंकि चार एक एक और माँ बाप के बच्चे हैं। दे आर ऑल डिफरेंट बिकॉज दे आर परसीविंग द होल थिंग फ्रॉम देयर माइंड्स, और उसके नतीजे में वो प्रोसेस भी अपना उनका इंडिविजुअल है। तो हम असिमिलेट तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि हम जो कुछ आज तक करते रहे हैं, कल उससे हटकर करें। यानी वही गुस्से वाले पेरेंट्स जिनके नतीजे में मैंने गुस्सा सीखा है, उनकी जब औलाद जाकर अपनी नौकरी करती है और बॉस के आगे अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है, तो यही वही औलाद है ना जो कंट्रोल भी कर रही है। तो अगर चाहेगी वो औलाद, तो वो अपने से कमज़ोर के आगे भी कंट्रोल कर लेगी। वो तो असल में अपने बेनिफिट के लिए आज कंट्रोल कर लिया उसने। ठीक है, अपने ही बेनिफिट के लिए वो जिसको जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो गुस्सा करता हूँ, मेरे माँ बाप भी ऐसे ही थे, वो एक जगह पे तो बड़ा गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। वो कैसे करता है? हाउ डज इट हैपन? आप करके देखिए, किसी के साथ भी तजुर्बा करके देख लीजिए। वो जब एक पुलिस वाले के साथ बात कर रहा होगा, तो थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर लेगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, देयर विल बी पीपल हु विल बी वेरी रिएक्टिव देयर। आई नो पीपल हु आर वेरी इवन मोर रिएक्टिव इन फ्रंट ऑफ अथॉरिटीज, लेकिन वो भी उनकी एक ईगो होती है, ये सेटिस्फेक्शन हो रही होती है उनको कि मैंने अथॉरिटी के आगे सर उठाया है। ये भी एक रिएक्शन है। तो मैं असल प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपना जो सेल्फ इमेज क्रिएट किया हुआ है, जो कुछ भी क्रिएट किया हुआ है, जो कुछ उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें और फिर देखें कि वो किधर किधर आकर तो मुझे नुकसानदेह जगह पे खड़ा कर देता है। सर ये बात तो क्लियर होगी इसमें। अभी जो आपने जुमला यूज किया कि मैं तो जो जो दिल में आता है वो कह देता हूँ और सामने कौन है ये नहीं देखता हूँ, तो ये हमारी कौम में ये बड़ा ये जुमला यूज किया जाता है और इसको इसको इस तरह देखा जाता है कि एंगर एक बड़ा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन है और मैं अपनी सिंसेरिटी को शो कर रहा हूँ ये जुमला कह के, और फिर एंगर को जस्टिफाई किया जाता है। नहीं देखें, आपकी जो अच्छी बात होगी वो ये होगी कि मैं अपने अंदर जो तब्दीली लाना चाहता हूँ वो ओवरऑल सारी जगहों पे लाऊंगा। ठीक है, अगर इफ़ दिस इज़ योर वैल्यू, मैं इस वक्त अभी ये डिबेट नहीं करता हूँ कि ये वैल्यू अच्छी है या बुरी है, लेकिन सवाल ये कि ये कंसिस्टेंट है। आप खुद इस पे देख लें, आपको ये को पब्लिक में कोई प्रेजेंटेशन नहीं करनी है, आपको अल्लाह ताला के सामने प्रेजेंटेशन करनी है ये, कि मैंने कंसिस्टेंटली मामला किया है। लेकिन इस चीज़ के बारे में ये जो बात है, इसको खुद पहले एम्पावरमेंट की जगह पे ले आए। यानी एम्पावरमेंट की जगह ये है कि एंगर इज माय क्रिएशन, एवरी इमोशन इज माय क्रिएशन। यानी इंसान जिस वक्त, मैंने इसकी मिसाल दी थी एक दफ़ा पहले भी, आपके इस प्रोग्राम में शायद, कि आपको एक ही वर्ड है, आपकी पोजीशन के लिहाज से उसकी सिग्निफिकेंस आपके लिए बदल जाती है। ठीक है, अ नर्स एंटर्स द रूम जिसमें चार लोग मौजूद हैं और वो कहती है कि कैंसर कंफर्म हो गया। एक पेशेंट है, एक उसका अटेंडेंट है, एक डॉक्टर है, और एक रिसर्च एसोसिएट है जिसका काम ये था कि मैंने आज के दिन 50 कैंसर पेशेंट्स की जो रिपोर्ट्स जब आएंगी, जो 50 कंफर्म हो जाएंगे, वो एंटर करनी है और फिर मैंने घर चले जाना है। और ये 50वीं थी। अब ये आप गौर करके देखिएगा कि पेशेंट, उसका अटेंडेंट, डॉक्टर और ये रिसर्चर, इन चारों ने एक ही वर्ड सुना है और चारों के ऊपर उस वर्ड के डिफरेंट इफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, यानी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इस वर्ड में अगर कोई ताकत होती है, सबके अंदर एक ही इफेक्ट हो जाता है ना। अगर गाली एक प्रॉब्लम होती, तो गाली चाहे दोस्त दे रहा हो, चाहे सड़क पे चलने वाला कोई आदमी दे रहा हो, चाहे कोई छोटा दे रहा हो या बड़ा दे रहा हो, एक ही इफेक्ट होता। लेकिन गाली का इफेक्ट नहीं है, ये मेरी कॉन्स्ट्रक्शन है गाली की, कि मैं किस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे परसीव कर रहा हूँ, जिससे मुझे गुस्सा चढ़। पहले तो ये समझें कि ये इमोशंस जो हैं ये मेरी क्रिएशन है। आई एम क्रिएटिंग देम इनसाइड मी थ्रू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। हाउ आई एम रिलेटिंग टू दिस सिचुएशन इज व्हाट इज क्रिएटिंग इमोशंस। जब मैंने इसको समझ लिया, तो अब मेरे मेरे पास जो गुंजाइश है सिर्फ वो इतनी ही है कि मैं अपनी इस कंस्ट्रक्शन को ठीक कर लूँ, बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो ये आई टोटली एग्री दैट देयर कैन बी सम पॉइंट्स इन लाइफ जिधर मैं अपने रिएक्शंस को नहीं रोक पाया हूँ। लेकिन ये कहना कि जी ये कोई उसूल है,
कि मैं हर उस अथॉरिटी के आगे जो है, या हर एक के सामने मैं अपने जज्बात का इजहार करे, तो नहीं, इसका मतलब है कि मैं अपने जज्बात का गुलाम हूँ। मुझे अपने जज्बात का इजहार नहीं करना है। मुझे अपने जज्बात को रेगुलेट करके उनके मैसेज को ठीक तरह से आगे उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर अपने जज्बात को कंट्रोल ना कर पाना, यानी कि गुस्से की हालत को कंट्रोल ना कर पाना, क्या ये एक निशानदेही है कि इंसान की शख्सियत कमजोर है? मैं ये तो नहीं कहता कमज़ोर है, लेकिन अनअवेयरनेस में है। यानी देखिए, वो जो है ना, मैं आजकल उस सेशन में वो बता रहा हूँ ना कि ये जो सैटरडे का सेशन होता है उसमें वो बता रहा हूँ कि इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस क्या आती हैं। ये नोएल बर्च का एक मॉडल था जो उसने प्रेजेंट किया था, जिसमें पहली स्टेज होती है अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट, जिसको कि आप अगर बयान करें तो दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस, बल्कि इनफैक्ट ये कह सकते हैं इग्नोरेंस है, ऐसी इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस है। तो आदमी जो कमजोर होना जरूरी नहीं है, समटाइम्स यू जस्ट मेरली इग्नोरेंट कि ये चीज मेरे कंट्रोल में है, ये मेरी पैदावार है, ये बाहर से नहीं पैदा आके मुझे लग रही, ये मैं अपने अंदर लगा रहा हूँ। जब मैं इसको इसको समझने लग पड़ूंगा तो फिर इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करूंगा। तो आई वोंट से कि वो कमजोर है, मे बी इज अनअवेयर। सर, अपने मैनेजमेंट ऑफ एंगर वाले हिस्से की तरफ, पोर्शन की तरफ मूव करने से पहले मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जनरेशंस में आप एंगर को कैसे देखते हैं? क्या कोई जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है कि जनरेशन एक्स, यानी कि जो आपकी जनरेशन थी, उसमें एंगर के इश्यूज जरा कम थे, जो जनरेशन वाई मेरी वाली जनरेशन है इसमें कुछ ज्यादा हो गए हैं, और अब जो जनरेशन जी नई जनरेशन है या जनरेशन अल्फा है, इनमें कोई जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है कि अब एंगर के इश्यूज ज्यादा आते जा रहे हैं, और इस अगर है तो इसकी क्या वजूहत है? देखिए, वेरी ऑनेस्टली, मैं ये जो पूरी बात है ना, ये जेन जी और जनरेशनल प्रॉब्लम्स, मैं इसका बहुत ज़्यादा कायल नहीं हूँ। सोसाइटी हमारी जो नर्चरिंग कर रही है, जिस तरह से कर रही है, हमारे पास बहुत सारी अब ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो डिस्ट्रैक्शन हैं हमारी। हमारी कंसंट्रेशन, जो हमारी स्पैम है, कंसंट्रेशन स्पैन जो है हमारा, वो अगर कम हुआ है तो उसकी वजह ये है कि वी आर एक्सपोज टू शॉर्ट बाइट्स ऑफ मैसेजेस। पहले आप शायद जानते होंगे कि रेडियो पर एक तकरीर, जब इब्राहिम लिंकन का हुआ ना इलेक्शन, तो इट वाज लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन 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 रेडियो। ठीक है, और ये जो ब्रॉडकास्ट था ये तकरीबन 8 से 12 घंटे का था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड पीपल लिसन टू इट। यानी देखा, टीवी नहीं था, वो रेडियो था, सिर्फ सुन रहे थे। और उधर उनको कुछ नहीं दिख रहा था उसके अलावा, और वो उसको देख रहे थे और बड़े आराम से देख रहे थे। अब लोग कहते हैं कि यार 15 मिनट भी ज़्यादा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वी बीन टेकन आउट ऑफ दैट। वो जो उसकी नील पोस्टमैन की किताब है, बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट किताब है, उसको अगर मौका मिले तो ज़रूर देखें। अम्यूजिंग आवर सेल्फ टू डेथ, अम्यूजिंग आवर सेल्फ टू डेथ भी है। इसी तरह से उसकी एक चाइल्डहुड के बारे में भी है, डेथ ऑफ चाइल्डहुड शायद। ये बेसिकली इस मीडिया के बारे में है, यानी टेलीविजन मीडिया से हम ये जनरेशन, अब आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होती रही है ओवर द लास्ट 30-50 ईयर्स। कि मुझे याद है 3 घंटे का टेलीविजन हुआ करता था और बड़े सीरियस अच्छे प्रोग्राम्स आया करते थे। और अब जो है वो आपकी खबरें जो हैं, आप अगर उनको देखें तो उनके पीछे ही म्यूजिक लगा होता है, सनसनी खेज किस्म का म्यूजिक चल रहा होता है जब लोग हेडलाइंस बता रहे होते हैं। इमेजिन दिस, व्हाई इज दिस हैपनिंग? आई मीन, दिस इज समथिंग विच इज अफेक्टिंग आवर ब्रेन। और हमें सनसनी चाहिए, हमें, वी नीड वी नीड शॉर्ट क्लिप्स। हमें वो जो है, आप, ये मैं भी अपने डालता रहता हूँ, ये जो शॉर्ट्स होते हैं, रील्स। ठीक है ना, ये शॉर्ट्स जो होते हैं, रील्स जो होती हैं, यानी दिस इज अ मैसेज गिवन इन व्हाट 30 सेकेंड्स और मे बी अ मिनट और 1.5 मिनट। तो ये क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं हम? यानी हमारा जो है मामला, और इसमें आप अगर गौर करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये वाली जनरेशन सफ़र कर रही है सिर्फ। आप आप देखें, हमारे हमारे पुराने लोगों के टेस्ट भी चेंज हो रहे हैं। यानी उसके नतीजे में वो भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे हम उम्र होंगे, 60, 62, 63, 65 साल के, और वो भी रील में बड़े मगन होते हैं। यानी दिस इज समथिंग विच इज इम्पैक्टिंग अदर। तो ये, आई थिंक, हमारी जो नर्चरिंग है वो अब चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन आप
इधर से कहीं और चले जाएंगी तो नर्चरिंग क्योंकि वैसे ही चल रही है जैसे पुरानी चल रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी गांव में जाकर देखेंगे तो दो जनरेशन में बहुत ज़्यादा फर्क आपको इस लिहाज से नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ये जो एस्पेक्ट है, ये इसका ताल्लुक, इट इज़ नॉट अबाउट एनी चेंज इन टाइम्स, इट इज़ अबाउट चेंज इन सर्कमस्टांसेस, जिसके नतीजे में हमारी जो आउटलुक होती है ज़िंदगी की वो बदलनी शुरू हो जाती है। अभी तक हमने सर एंगर की बेसिक आउटलुक पे बात की, उसके इंट्रोडक्शन पे बात की, फिर हमने उसके कॉजेज और एक्सप्रेशन पे बात की। अब मैं चाहूंगा अपने लास्ट सेगमेंट यानी कि हम उसके मैनेजमेंट पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करें। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले आप मुझे कुछ इसके बारे में बताइएगा कि इंसान गुस्से को कैसे काबू करे, और फिर मैं कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में हैं, फिर मैं उनको भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो बेसिकली, हाउ टू मैनेज योर एंगर। देखिए, सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें जी। यानी हमारा जो इंटेरोसेप्टिव ब्रेन है ना, जो हमारा इंटेरोसेप्टिव सिस्टम है, वो असल में हमारी सेहत को मेंटेन करने के लिए है। हमें जिस्म में अगर गर्मी महसूस होती है तो ये वो इंटेरोसेप्टिव सिस्टम वो है जिससे मैं आगाह होता हूँ अबाउट माई व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड माई बॉडी। और यही इंटेरोसेप्टिव ब्रेन है जो मिसाल के तौर पर मेरी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, तेज़ कर देता है, स्लो कर देगा। ये मेरे अंदर ये चीज़ पैदा करता है। और यही चीज़ वो है जो कि हमारे अंदर इमोशंस के लिए भी, हमारी ब्लड फ्लो में इजाफा या कमी, वो सब कुछ करती है। तो अपनी हेल्थ के बारे में हमें थोड़ा सा, वी शुड बी मोर मोर विजिलेंट कि हम, खाना पीना हमारा कैसा है, हम किस तरह की चीज़ें खा पी रहे हैं, हमारी कुछ वॉक, हमारी कुछ स्लीप। आई थिंक दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज अगर आप, इफ़ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, तो आपकी जो एबिलिटी है, स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी इन ड्यू टाइम। हो सकता है अभी फ़ौरन आपको फ़र्क ना पड़े, और लेकिन इन इन ड्यू टाइम वो कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इमोशंस बेसिकली जो पैदा होती हैं, सारी इमोशंस, ना सिर्फ एंगर नहीं, सारी इमोशंस जो पैदा होती हैं वो मेरी बेसिकली परसेप्शंस हैं दुनिया की, जो मेरे अंदर जब मैं वो परसीव करता हूँ। मैं अगर अगर एक चीज़ को, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था पहले भी, एक चीज़ को सांप समझाऊँ और मैं सांप से डरता हूँ, मेरी हिस्ट्री जो कुछ भी है, चाहे वो हिस्ट्री मेरी फिजिकल एक्सपीरियंशियल हिस्ट्री है या मेरी एकेडमिक हिस्ट्री है, मैं अगर ये समझता हूँ कि सांप, कहानियां मैंने बहुत पढ़ी हुई हैं कि सांप पे काटने से लोग मर जाते हैं, और कितनी तकलीफ होती है और कितनी अजियतनाक मौत होती है, तो सांप के लिए मेरे अंदर फियर पैदा हो जाएगा। और मैं जब एक चीज़ को परसीव करूंगा कि वो सांप है, तो वो फियर मेरे अंदर पैदा हो जाएगा। और जैसे ही मेरी परसेप्शन ये ठीक हो जाए या गलत साबित हो जाए कि ये सांप नहीं है, तो वो परसेप्ट इमीजिएटली वो फियर भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं अगर किसी वाक़ये को जो मेरे बाहर हो रहा है, उसको मैंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी के लिए थ्रेट महसूस किया है, तो मेरे अंदर रेजिस्टेंस के तौर पर एंगर पैदा होगी कि मैं उसको रोकना चाहता हूँ, और आई आई नीड टू टीच द अदर पर्सन अ लेसन, ये वाला जज्बा पैदा हो जाएगा। लेकिन मैं अगर उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करके अपनी परसेप्शंस को ठीक कर लूँ कि नहीं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, हो जाता है ज़िंदगी में, हो सकता है वो किसी स्ट्रेस में, हो सकता है कि मैं एक जिम्मेदाराना आदमी की हैसियत से इसको अगर रिस्पॉन्ड करूँ तो दैट विल बी अ बेटर थिंग। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये मेरे लिए रेगुलेशन का बायस बनने लग पड़ते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ये कि मैं इसको समझूं कि मेरी वैल्यूज़ और मेरे प्रिंसिपल्स हैं क्या, व्हाट डज माई लाइफ मीन, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है। देखिए, आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि अगर बेमकसदियत है ना, तो आपको हर चीज़ ही बड़ी इंपॉर्टेंट लगनी शुरू हो जाएगी। ज़िंदगी में एवरीथिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल टू विन। लेकिन अगर मकसद होगा तो वो बैटल टू विन नहीं रहेगी, फिर आपको मकसद के पीछे आप चल रहे होते हैं। आप जानते हैं कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, मैं यहाँ पर अभी टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। मैं इसकी इसकी बड़ी सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर इफ़ यू जस्ट रोमिंग अराउंड द सिटी, तो किसी, ये ड्राइविंग पे हो सकता है कि आप साइड पे खड़े होकर 1 घंटा उससे बहस करते रहे, ठीक है, यानी कोई गुस्सा चढ़ाए और कर दें। लेकिन अगर आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, तो अब आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी फिर उस सूरत में। यानी व्हाट यू आर डूइंग इज़ दैट यू हैव अ लॉन्ग टर्म पर्पस इन योर लाइफ, आप उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको छोटी छोटी सी जो डिस्ट्रैक्शन हैं वो इतनी परेशानी में मुब्तला नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म टारगेट ही नहीं है, कोई आपने ये सोचा ही नहीं हुआ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है, तो हर आने वाला दिन जो है वो एक नई बैटल क्रिएट कर सकता है। किसी ने आपको बुरी तरह से देख लिया तो एक नया मसला बन जाएगा। यानी, और बुरी तरह से देखने का ही मतलब ये है कि मैंने परसीव किया है कि उसने बुरी तरह से देखा है। हो सकता है उसने देखा ही, वो कुछ सोच ही रहा हो। ये मेरे साथ वाकया हुआ था
मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। एक सेशन में था मैं, इन वन ऑफ दीज सेशंस, और मुझे सबसे आगे बैठा हुआ एक आदमी, यानी इन द राइट इन द फ्रंट रो, क्लासरूम सेटअप था, वो वर्कशॉप नहीं थी, एक लेक्चर था। और उसमें मैं बात कर रहा था, और वो साहब जो थे वो खिड़की से बाहर देख रहे थे। ठीक है, सबसे आगे बैठे हुए, मतलब आप देखें ना, आदमी कहते हैं जो सबसे आगे, कम से कम वो दिखावे के तौर पर ही अपनी अटेंटिवनेस शो कर दे, तो वो खिड़की से बाहर झांक रहे थे। तो दो तीन 10-15 मिनट तो मैं चुप रहा। फिर मैंने उनसे कहा, कि मैंने कहा भाई, अगर आपने बाहर ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप, तो आप बाहर जा सकते हैं, मतलब इट्स नॉट रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन गोइंग आउट। तो पता ही चला कि उनका एक कान जो है वो सुन नहीं सकता, यानी। और ये देखिए, ये जो मेरी अंदर जो इरिटेशन पैदा हो रही थी कि यार ये कितना डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट है, वो सारी एक लम्हे में, एक इस इंफॉर्मेशन के पाने से फौरन ख़त्म हो गई थी। फौरन, यानी इट डिड नॉट टेक लॉन्ग। ठीक है। इसी तरह से उसने उसने बयान किया है, स्टीवन कवी ने अपने एक एक सेशन में ये बयान किया था। आई रिमेम्बर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। कहता है कि मैं एक लेक्चर दे रहा था, आई थिंक इट वाज स्टीवन कवी, लेक्चर दे रहा था, और उसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए कॉन्टिन्यूसली गुफ्तगू कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली। और थोड़ी देर तो मैं बर्दाश्त किया, उसके बाद मैंने उससे कहा कि ये क्या चक्कर है, आपने बातचीत करनी है, आप बाहर चले जाएं। तो दोनों थोड़े से शर्मिंदा हो गए, मतलब देवर लाइक टेकन अबैक, ये क्या, हम पकड़े गए हैं। और तो फिर उसके बाद वो लड़के ने कहा कि असल में ये चीज़ फॉरेनर, और मैं इसको आपकी बात ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो इसके बाद सारे का सारा जो गुस्सा है वो, सो ऐसे डोंट परसीव, डोंट डोंट अज्यूम थिंग्स अबाउट अदर्स कि इसने ये इसलिए किया होगा। हम ये बहुत ज़्यादा करने के शौकीन हैं। अपने आप को अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा करके, तो ये कोशिश करें कि हमने प्रिंसिपल्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, और प्रिंसिपल्स के मुताबिक अमल करना है, और उनके अंदर से कुव्वत लें। एंड वेन एवर यू आर रिस्पॉन्डिंग टू एनी सिचुएशन, ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर that you are actually responding to God, and your response will be noted. आपने अगर ये चंद चीज़ें जो हैं इनको रेगुलरली अपने अंदर करना शुरू कर दें, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वी कैन बिकम, एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ कि अपने रिस्पॉन्स से पहले थोड़ा पॉज दे दें। और वो जो पॉज है ना, कि मैंने इस वक्त इसमें मैंने ये सारी बातें सोचनी है कि मेरा प्रिंसिपल मुझसे क्या तकाजा करता है इस वक्त। मुझे अगर अगर अंदर गुस्सा चढ़ रहा है, तो वो गुस्सा किन थॉट से और किन परसेप्शन से चढ़ रहा है, मेरे मेंटल मॉडल्स क्या हैं, मैं माजी से क्या कुछ लेके आया हूँ, क्योंकि अक्सर चीज़ें हम माजी से लेके आ रहे हैं। ये जो हमारी कॉन्स्ट्रक्शन जो कुछ भी हो रही हैं, इसकी मैं आपको बड़ी अभी रीसेंट मिसाल देता हूँ जो मेरे सामने आई। मेरे जो दामाद है, सन इन लॉ, माई सन इन लॉ, ही हैज़ अ प्रॉब्लम। उनको थोड़ी सी ना प्रॉब्लम ये है कि वो, उनको स्पाइडर्स से, जिसको फोबिया कहते हैं ना, वो है, स्पाइडर्स का फोबिया है। यानी होते हैं बाज लोग जिनको होता है। तो ये कल मुझे पता चला कि मेरे नवासे ने, बेटी ने बताया मुझे कि वो इतना बड़ा, बड़ी बड़ी टांगों वाला स्पाइडर हमने कमरे में देखा। तो जो मेरे दामाद हैं उन्होंने ये कहा कि इसको यहाँ से निकालो, मारो इसको। एंड माई सन, माई ग्रैंड सन, ही सेड नो नो, आई वॉन्ट टू मेक हिम पेट, आई वॉन्ट टू कीप हिम। ठीक है। वाई? बिकॉज उसका जो एक्सपोजर है, वो वो असल में स्पाइडर्स के साथ वो एक बड़ा डोसाइल एक्सपोजर है। कार्टून्स में है, उसकी स्टोरीज में है, उसकी इस तरह की चीज़ें जो उसकी हैं, उसमें वो एक मासूम क्रीचर है। जो उनका एक्सपोजर है, वो असल में ये कि ये तो बड़े ख़तरनाक चीज़ होती है। और इसके ये तो पॉइजनस तरीन जो ब्लैक विडो है, इट इज़ द मोस्ट पॉइजनस थिंग इन द वर्ल्ड। यानी ये जो इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं, ये दोनों की परसेप्शन उन्होंने, ये हिस्ट्री है हमारी। इस हिस्ट्री को लेकर हम इस वक्त का जो कुछ हो रहा है ना, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसमें देखें कि ये मैं इस चीज़ को क्यों कर रहा हूँ। तो पॉज दे दें। पॉज में आपने ये देखना है कि ये क्यों मेरे अंदर चीज़ पैदा हो रही है, मैं किस तरह से इसको या डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। क्या मैं दूसरे आदमी को ये गुंजाइश दे रहा हूँ कि हो सकता है सारा दिन वो स्ट्रेसफुली उसने गुजारा हो, तो मेरी एक छोटी सी बात या छोटी सी गलती जो है उसने उसको ट्रिगर कर दिया हो। ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। क्या अब जो मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, वुड आई फील गुड अगर अल्लाह ताला ये मेरे रिस्पॉन्स में लिख ले? ये बिकॉज एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग विल बी रिकॉर्डेड, एंड आई विल हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट। तो क्या मैं, विल आई फील सेटिस्फाइड, ये मेरे मेरे रिस्पॉन्स में इसको लिख लिया जाए? तो ये चीज़ें कुछ जो, इफ़ आई कीप रिपीटिंग, तो
वेरी सून अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट से मैं अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट तक भी पहुंच सकता हूँ, बट इट विल टेक टाइम। इसमें आपने बताया हमें कि किस तरह इंसान एम्पैथेटिक रहे, दूसरों के ख्यालात के बारे में सोचे, एहसासात के बारे में सोचे, किस तरह अपने रिएक्शंस को गॉड ओरिएंटेड रखे, और किस तरह इन चीज़ों को परसीव करे, क्योंकि परसेप्शन से ही डिफरेंस आएगा। और रिएक्शन से पहले पॉज ले और अपने राइट। इसमें, आई गेस ये थे कंप्लीट। अब मैं आपके सामने कुछ रखता हूँ, मैं चाहूंगा उस पर भी हम बात कर लें। कि इतना अहम हो जाता है कि इंसान अपने जो एंगर के ट्रिगर्स हैं उनको अपने पास ही रखे, उनको दूसरे लोग यूज ना करें। ये ना हो कि लोग आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाएं, ऐसी शख्सियत इंसान ना बने। इसमें अपने ट्रिगर्स को ये एंगर तो मैनेजमेंट में अपने पास ही रखें, लैंड आउट ना करें। नहीं, एंगर मैनेज अपने ट्रिगर्स जो हैं वो अगर लोगों को पता चल गए हैं, लेट से आपको अगर कोई आदमी, बहुत सारे लोग ये बात करते हुए कहते हैं कि वो मुझे इरिटेट कर रहा था। ठीक है, जब आप ये कहते हैं ना वो मुझे इरिटेट कर रहा था, इसका मतलब है कि वो ये जानता है, वो जो जिसको आप वो कह रहे हैं, वो ये जानता है कि आपको इरिटेट कैसे करना है। और अगर उसको ये पता है तो इसका मतलब ये आपकी कमजोरी है। तो लेट पीपल नो अबाउट माई ट्रिगर्स, डजेंट मैटर, आई हैव टू ओवरकम माई ट्रिगर्स। मुझे उनको ठीक रखना है। यानी मुझे कोई चीज़ गुस्सा दिला देती है, तो एक दो सूरतें हो सकती हैं, मेरे साथ ये हुई नहीं है, दोनों ही सूरतें। यानी एक टाइम वो था कि जिस वक्त मैंने ये सोचा कि यार मुझे ड्राइविंग करते हुए गुस्सा चढ़ता है बहुत, तो मुझे ड्राइविंग छोड़ देनी चाहिए। तो 6 महीने के बाद मुझे लगा कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुस्से गुस्से पे काबू पा लिया। और जिस दिन पहले दिन बाहर निकला ड्राइव करने के लिए, तो फिर वही सूरत हाल थी कि जो हमेशा से थी। और उसके बाद दूसरी सूरत ये कि नहीं, मैंने इस सिचुएशन को यूटिलाइज करना है अपनी तरबियत के लिए। जो चीज़ मुझे गुस्सा चढ़ाती है, मैंने उसको समझना है कि वो मुझे गुस्सा नहीं करना उस पर। मैं गुस्सा नहीं करना, ये नहीं कि गुस्से को दबाना है। गुस्से को दबाने की तो अगेन देयर विल बी अ लिमिट। गुस्सा करना नहीं है, आई विल रिलैक्स माई सेल्फ। अपने आप को एक और चीज़ जो आपको करनी है, और ये जनरली करनी है, अपनी इमोशंस के अंदर, अपने ख़ास तौर पे अनप्लेजेंट इमोशंस के अंदर अगर आप बेहतर रहना चाहते हैं, तो अपने जिस्म को थोड़ा सा रिलैक्स रखें। यानी हर वक्त टेंशन में ना रहें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना इस तरह गौर करें कि मेरी गर्दन और मेरे शोल्डर्स रिलैक्स हैं या टेंस्ड हैं। एम आई ब्रीदिंग इन माई टमी और एम आई ब्रीदिंग इन माई चेस्ट? ठीक है, ये आपने इसके ऊपर गौर करना शुरू कर दें। इफ़ यू आर ब्रीदिंग इन योर टमी यू विल बी मोर रिलैक्स्ड। इफ़ यू आर ब्रीदिंग इन योर चेस्ट यू विल बी मोर स्ट्रेस्ड। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। इनको अगर याद रखना शुरू कर दें तो आप जनरली एक रिलैक्स्ड अप्रोच होगी। यानी ये बात कि मुझे ये पता है कि आपके साथ आज जो सेशन हो रहा था, अभी जब शुरू हो रहा था, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो था, कॉन्शियस था कि आज आपने कहा कि एंगर पे बात करनी है। ठीक है। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार ये जो चीज़ें हैं जो मैं लोगों को बताता हूँ, आई वॉज नोटिसिंग माई सेल्फ कि क्या मैं, एम आई ब्रीदिंग इन माई टमी, एम आई रिलैक्स, एम आई मेरी गर्दन, मेरे शोल्डर्स ये रिलैक्स हैं? अपने आप को थोड़ा सा कॉन्शियसली रिलैक्स करके देखें, यू विल फील गुड। तो एंड व्हेन यू फील गुड, जनरली अगर आप, प्लेजेंट फीलिंग्स हैं आपकी, तो आपके लिए गुस्सा चढ़ाना आपको मुश्किल हो जाएगा। पीपल विल नो योर ट्रिगर्स एंड यू विल इग्नोर देम। ये कंट्रोल तो मेरी जिम्मेदारी है, ये लोगों की जिम्मेदारी। इससे रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, अल्टीमेटली लोगों को पता चल जाएगा कि ये आपका ट्रिगरिंग पॉइंट है। ये जो बात है ना, इसको मुझे अपने ट्रिगर पॉइंट को ख़त्म करना है। मैंने इसके बारे में अपने आप को कॉन्शियस कर लेना है कि ये आइंदा मुझे ट्रिगर नहीं करेगा। ये मैंने चार्ज लेना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का तकाजा है। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन का तकाजा है ये, कि मैंने किसी के कंट्रोल में नहीं आना, अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रखना है। कर लेंगे इंशाल्लाह। अहम हो जाता है कि इंसान को अगर गुस्सा आए और वो इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया, और फिर बाद में उससे आता है कि यार मैं अब जाके माफी मांग लूं। तो ये जो दूसरे इमोशन से हेल्प लेना इस इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, या यानी कि इंसान बहुत अच्छी बात। दूसरे से अपोलोजाइज करे, और उसको फिर अगर नेक्स्ट टाइम दोबारा आएगा तो उसको एक थोड़ी सी शेम वाला इमोशन आएगा कि यार मैं अगर बाद में मुझे माफी ही मांगनी है तो बेहतर है मैं गुस्सा नहीं करता। तो ये दूसरे इमोशन से हेल्प लेना एक टाइम। इट्स वेरी गुड, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। जब मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मैंने गलत किया है, तो फिर इसके बाद अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा कौन है, मुझे उससे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने गलत किया है। चाहे वो कोई इमोशन है, कोई मैंने गलत काम कर दिया है,
वट एवर आई हैव डन आई शुड गो एंड सीक अपॉलजी। ये मुझे अपने आप को ठीक बात के आगे सरेंडर करने की तरफ माइल करती रहेगी ये बात। यानी जब आप किसी से जाके माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी भी बड़ी सिंसियर होनी चाहिए। माफ़ी, सिंसियर माफ़ी तब होती है कि जिस वक्त आदमी ये महसूस करे, वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो, इस बात की माफ़ी मांग रहा हूँ मैं। ठीक है, ये नहीं कि मैंने कल जो आपके साथ बात की थी उस पर माफ़ कर दें, ये नहीं, इस बात की माफ़ी मांग रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो बात की थी, मैं आज भी उस पर स्टैंड करता हूँ, लेकिन मेरा लहजा ठीक नहीं था, मैं उसकी माजरत। ठीक है जी, मैं अपने लहजे की माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप ये जो बात है मुझे उसको स्पेसिफिक कर दें, नंबर एक। नंबर दो, ये कि अपने दिल में प्लान भी बनाएं कि मैंने आइंदा इसको, इससे कैसे बचना है। योर सिंसियर अपॉलजी एक्चुअली रिक्वायर्स दिस, कि सिर्फ माफ़ी नहीं मांग रहा, मैं कोशिश करूँ, मैंने किसी से ठोकर खाई है तो मैं अब उसके बाद इस पे सोचूं कि यार आइंदा मुझे ज़रा देख के चलना है, ठोकरें नहीं मारनी लोगों को। ठीक है ना। अगर ये प्लान नहीं है तो फिर तो ये माफ़ी बस ऐसे ही एक एक सोशल सिंबल है इस चीज़ का कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और पढ़े लिखे लोग ऐसे ही करते होते हैं। अगेन दिस विल बी ए कंस्ट्रक्शन, इसको कंस्ट्रक्शन ना बनने दें, ये सिर्फ एक वही मास्क बन जाएगा। इसको एक रियलिटी बनाएं, मैं वाकई माफ़ी हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ठीक है, एंड इसका मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा मैं ये ना करूँ, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं आइंदा ना करूँ। आई शुड फील सॉरी एज वेल। अगर ये है तो फिर इंशाल्लाह ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हो जाएंगी, एक तो स्पेसिफिक, और दूसरा ये कि मेरा प्लान क्या है कि आइंदा ना। ये ज़रूरी नहीं कि आप प्लान बताएंगे, लेकिन बता भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, और लेकिन अपने अंदर कम अज़ कम ज़रूर प्लान करें कि मैंने इससे बचना कैसे है। वरना तो ऐसे ही मैंने खाना पूरी की है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे से अगर कोई माफ़ी मांगते तो मैं उससे पूछ लेता हूँ किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो आप। और थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं इस बात पे। इस माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वट एवर यू फील सॉरी फॉर, वट इज़ इट, वो क्या चीज़ है जिसकी, एंड हाउ विल वी नॉट गेट इन टू इट अगेन, क्या करेंगे हम इसके लिए, इसमें ज़रूर सोच लें। दोनों चीजों में, एक जब हमें गुस्सा आता है और फिर जो माफी हम जाके मांगते हैं, इन दोनों के दरमियान एक और स्टेज भी आती है। मेरे ख्याल से हम उस पर भी बात करते हैं कि जो रिग्रेट और गिल्ट होता है इंसान को, जो उसके गुस्सा आता है सारे इंसिडेंट्स पे, तो इंसान कहते हैं हाँ रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, तो फिर लेकिन उसके बाद एक और जस्टिफिकेशन उसकी इनर सेल्फ की तरफ से आने लग पड़ती है कि नहीं नहीं, वो मौका था ऐसा, वहां पे तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। तो इन जस्टिफिकेशंस को राइट। साइड पे कैसे रखा जाए? नहीं, अपनी जस्टिस आपने हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मुझे माफ़ी इसलिए नहीं मांगनी कि दूसरा क्या कर रहा है। एक तो ये कि अगर वो मौका ऐसा था तो फिर तो आपके अंदर गिल्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर गिल्ट अभी भी है तो देर देर इट मीन्स, इसको पहले ठीक तरह प्लेस कर लें। इसका मतलब ये है कि आपको, आपने कुछ गलत किया है, आपने ये गलती लेकर खुदा के हुजूर में पहुंच जाना है बहुत जल्द। तो आपने अपने रिकॉर्ड की सफाई के लिए ये माफ़ी भी मांगनी है, और अपने रिकॉर्ड की सफाई के लिए इस पर ये अज़म भी करना है कि मैं आइंदा ये ना करूं। इसलिए नहीं करना कि आपके इसके नतीजे में कोई कोई मुकाबला हो रहा है कि दूसरे, जब मैं ये कहता हूँ व्हाट यू जस्ट सेड, उसने मेरे साथ कोई अच्छी तरह से बात नहीं की थी इसलिए मेरा भी ये करना ठीक था, अगर तो ये जस्टिफिकेशन है तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन अगर ये है कि नहीं उसने एक गलत बात की थी, और अगर ये कोई भी होता तो मैं इससे यही कहता कि नहीं भाई ये आपने ठीक नहीं किया, इस पर कोई गिल्ट की ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक किया है। छोटा होता, बड़ा होता, बूढ़ा होता, मैं उनसे ये कहता कि आपने ये ठीक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हो सकता है ना कहता, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेरा ऐसा ताल्लुक भी था कि मैं कह सकता था, तो इसलिए देयर इज नो नीड टू अपोलोजाइज। व्हाई शुड यू अपोलोजाइज देन? बट इफ यू आर फीलिंग गिल्टी दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, पहले तो डिटर्मिन कर लें कि व्हाट हैव यू डन सम, रॉन्ग, व्हाट रॉन्ग हैव यू डन। अगर आपने ये डिटर्मिन कर लिए तो उस रॉन्ग की जाके माफ़ी मांगे, बिकॉज आपने इस रॉन्ग के साथ अल्लाह के हुजूर में पेश होना है। यहाँ पर अकाउंट सेटल कर लें जितनी जल्दी हो सके। पता नहीं ज़िंदगी फिर मौका दे या ना दे। इधर से अप्रोच करें, अपनी बेहतरी को कभी भी इसलिए अप्रोच ना करें कि दूसरा कितना अच्छा है या बुरा है, इसलिए कि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर आज के एपिसोड में हमने एंगर पे बात की, एंगर के कॉजेस पे बात की, उसके एक्सप्रेशन पे बात की, और लास्टली फिर हमने एंगर मैनेजमेंट पे बात की। तो आज की हमारी डाइसेक्टिंग कोट सेगमेंट की कोटेशन है, रॉबर्ट ग्रीन की ये कोट है सर, एंगर इज ए विंड विच ब्लोज आउट द लैम्प ऑफ द माइंड। आवाज़ अच्छा, वेरी नाइस। रैशनल माइंड को ये क्लासिकल थियरी जो ऑफ इमोशंस जो है ना जी, वो ये कहती है कि जो जब लिम्बिक ब्रेन एक्टिव होता है और अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस है,
तो रैशनल ब्रेन को डीएक्टिवेट कर देता है। ये है जो क्लासिकल थियरी ऑफ इमोशंस है। इसके ऊपर बड़े सवालात उठा दिए हैं अब लीसा फेल्डमैन, पैरेट नाम है उनका, अच्छी किताब है उनकी, हाउ इमोशंस आर मेड। और इस पूरी की पूरी जो क्लासिकल व्यू ऑफ इमोशंस है उसको चैलेंज कर दिया। लेकिन ये बात अपनी जगह पर तजर्बे से भी साबित है, जो रॉबर्ट ग्रीन की बात है, कि वो तो अंदर से आप जो मर्जी उसको बना लें, कैसा है कैसा नहीं है। आप तो डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि लिम्बिक ब्रेन हमने पूरा एक बनाया हुआ है कि ये इमोशनल ब्रेन है। तो उन्होंने तो असल में इस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया कि इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। पूरा दिमाग जो है, वो पूरा दिमाग एक्टिवेट होता है इमोशंस के लिए, जिसमें थॉट्स भी शामिल हैं, जिसमें फीलिंग्स भी शामिल हैं। और ये बात एक्सपीरियंशियली साबित है कि जिस वक्त मैं ज़्यादा इमोशन में होता हूँ तो मेरा रैशनैलिटी थोड़ी पीछे चली जाती है। तो आई थिंक आई वुड टोटली एग्री विद रॉबर्ट ग्रीन सिंह। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। आइंदा एक नए मौजू के साथ आपकी इंशाल्लाह। खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह थैंक यू, हाफिज। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।